नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सितंबर के पहले हफ्ते में कश्मीर जा सकता है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री से आज मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। पुलवामा में ताजा हिंसा के बाद कई इलाकों में फिर लगा कर्फ्यू। नवंबर में इस्लामाबाद में होगा सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन। नवाज शरीफ ने मोदी समेत सभी नेताओं को भेजा न्योता। भारत का आतंकवाद को मुख्य मुद्दा बनाने पर जोर। केंद्र सरकार की वित्त वर्ष में बदलाव की तैयारी। जनता से 30 सितंबर तक मांगे सुझाव। वित्त मंत्रालय की कमेटी कर रही है व्यावहारिकता की जांच। पेट्रोल डीजल में मिलावट पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। केंद्र से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। पेट्रोलियम मंत्रालय की मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश। और अगले 3 ओलंपिक के लिए बनेगी टास्क फोर्स। प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्री परिषद की बैठक में फैसला। व्यापक एक्शन प्लान तैयार करने की होगी जिम्मेवारी। कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों के तहत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सितंबर के पहले हफ्ते में घाटी का दौरा कर सकती है। ये टीम घाटी के सभी तबकों से मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए तैयारियों में जुटा है। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय सभी दलों से विचार विमर्श करेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री को दिया, जिसके बाद यह तय किया गया कि सितंबर के पहले हफ्ते में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर का दौरा कर सकता है। 2 दिनों के दौरे के बाद श्रीनगर में राजनाथ सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार घाटी में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहती है। और इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो कल ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दोनों के बीच घाटी के हालात पर चर्चा होगी। इस मुलाकात में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बारे में भी चर्चा हो सकती है। और इस बीच कश्मीर में लगातार 50वें दिन भी कर्फ्यू और प्रतिबंध से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। शुक्रवार को पुलवामा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक युवक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इससे घाटी में जारी हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई। घाटी के कई इलाकों में आज फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। इनमें श्रीनगर और पुलवामा जिलों के अलावा शोपियां, अनंतनाग, बारामूला, पाटन और हंदवाड़ा शामिल हैं। बंद के कारण कश्मीर को हर दिन 135 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और ये 6400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक राज्य सरकार को इस दौरान 300 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान से वार्ता में आतंकवाद मुख्य मुद्दा है। पाकिस्तान से जारी आतंकवाद का मुद्दा सुलझे बिना दूसरे मामलों में प्रगति मुश्किल है। उधर पाकिस्तान ने भारत की शर्तों पर खेद जताया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को विदेश सचिव एस जयशंकर की ओर से पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी को लिखी चिट्ठी का ब्यौरा दिया। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को साफ बता दिया है कि सीमा पार आतंकवाद और जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने के मुद्दे पर ही बात होगी। इसके अलावा फिलहाल पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई आधार नहीं है। LET trained Pakistani terrorist Bahadur Ali. Foreign Secretary further made it explicit that the agenda before India and Pakistan today is clearly to put an end to cross-border terrorism and incitement to violence from Pakistan. Foreign Secretary conveyed his readiness to be available to engage anytime at mutual convenience on these issues. विदेश सचिव एस जयशंकर ने 24 अगस्त को पाकिस्तान के विदेश सचिव को पत्र भेजा था। ये पत्र 19 अगस्त को पाकिस्तान से आई चिट्ठी का जवाब था। विदेश सचिव ने लिखा कि भारत समेत सार्क के सभी देशों में आतंकवाद पाकिस्तान से ही फैल रहा है। विदेश सचिव ने साफ किया कि पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर पर जल्द से जल्द कब्जा खत्म करना चाहिए। As Pakistan is aware, the intended result at issue is the early vacation by Pakistan of its illegal occupation. Foreign Secretary has reiterated that the basis for further discussions are the Simla Agreement of 1972, the Lahore Declaration of 1999 and the Joint Statement of 2004. उधर पाकिस्तान ने वार्ता के लिए भारत की शर्तों पर खेद जताया है। उसने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और यूरोपियन यूनियन के राजदूतों को भारत से आई चिट्ठी की जानकारी दी।
अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने पाकिस्तान से सभी संगठनों के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। काबुल में गुरुवार को अमेरिकन विश्वविद्यालय पर हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका का ये बयान आया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता एलिजाबेथ ट्रुडेau ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों का शरण स्थली नहीं बनना चाहिए और इस बारे में पाकिस्तान को बार बार बताया गया है। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 9 और 10 नवंबर को होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस बाबत जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सार्क सदस्य देशों के सभी नेताओं को इस सम्मेलन में आने की दावत भेजी है और वो उनका इस्लामाबाद में स्वागत करने को उत्सुक हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मेलन में भाग लेने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इस महीने की शुरुआत में सार्क गृहमंत्री सम्मेलन के लिए राजनाथ सिंह ने इस्लामाबाद का दौरा किया था। हालांकि इस्लामाबाद में चल रहे सार्क वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में अरुण जेटली नहीं गए और भारत का प्रतिनिधित्व आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने किया। I would also like to acknowledge the commitment and readiness of the honorable ministers who participate in the meeting. I hope we will focus on core issues today and would come up with practical and time-bound recommendations that would be submitted for the consideration of our leaders during the upcoming SAARC summit, which is to be held on 9th and 10th of November in Islamabad. स्कॉर्पियन दस्तावेज लीक मामले का विसल ब्लोवर हजारों पन्नों की डेटा डिस्क ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सौंपने की तैयारी में है। सोमवार को मामले से जुड़ी जानकारी और तमाम दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया सरकार को सुपुर्द किए जाएंगे। स्थानीय अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने यह जानकारी दी है। अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी विसल ब्लोवर के संपर्क में हैं। खबर के मुताबिक DCNS से लीक के बारे में भारत और फ्रांस दोनों ही अनजान थे, इसलिए विसल ब्लोवर ये चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया को ये पता चलना चाहिए कि भविष्य में उसका पनडुब्बी साझेदार फ्रांस गोपनीय डेटा पर अपना नियंत्रण खो चुका है। देश को DCNS के साथ $50 अरब की पनडुब्बी परियोजना में ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़े। और इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि स्कॉर्पियन लीक मामला बड़ी चिंता की बात नहीं है। उनके मुताबिक लीक दस्तावेजों में पनडुब्बी की शस्त्र प्रणाली के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच कर कमियों को दूर किया जा रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को स्कॉर्पियन पनडुब्बी दस्तावेज लीक होने से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी की शस्त्र प्रणाली का ठेका दूसरी कंपनी को दिया गया है। फ्रांस की कंपनी DCNS ने सिर्फ तकनीक उपलब्ध कराई है, इसलिए ये बड़ी चिंता की बात नहीं है। Whatever the detail does not include weapon system as being reported by many. Weapon system agreements are with weapon manufacturers and they are separate agreements. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पनडुब्बियों का अब तक समुद्री परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ चिंताएं हैं और इन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है। Makes lot of concerns in a much lower potential or category, and they have assured me that probably detailing जाना है, probably they will be able to address most of them. वहीं स्कॉर्पियन लीक मामले में द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने गुरुवार रात को नए दस्तावेज जारी किए। इसमें पनडुब्बी के सोनार सिस्टम से जुड़ी जानकारियां हैं। सोनार सिस्टम समुद्र के भीतर खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए होता है। भारत ने इस मामले में फ्रांस से जांच करने और रिपोर्ट देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के बिना देश में जरूरी बदलाव नहीं आ सकते। उन्होंने कल दिल्ली में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पर नीति आयोग के व्याख्यान में कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मानसिकता में बदलाव के साथ नई तकनीकों को अपनाना होगा। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थरमन सहमुरुगथनम ने कहा कि भारत को अग्रणी देश बनने के लिए अगले 20 सालों तक लगातार 8 से 10% की विकास दर हासिल करनी होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पर आधारित नीति आयोग का पहला व्याख्यान हुआ। इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 19वीं शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी में आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कानूनों में बदलाव के साथ गैर जरूरी नियमों को खत्म करने
और तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन में परिवर्तन के बिना व्यापक बदलाव संभव नहीं है। My vision for India is rapid transformation, not gradual evolution. The transformation in India cannot happen without a transformation of governance. A transformation of governance cannot happen without a transformation in mindset. सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थॉरमन षणमुगरत्नम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत विषय पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में समावेशी और सामाजिक विकास के बिना आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से लेकर सामाजिक योजनाओं में आमूलचूल बदलावों पर जोर दिया। उन्होंने अग्रणी अर्थव्यवस्था के लिए तेज विकास को जरूरी बताया। India needs to grow by 8 to 10% over the next 20 years. If it is to create jobs for a youthful population, if it is to reduce the tremendous underemployment of its population, and if it is to achieve inclusive growth. सम्मेलन में सभी केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों समेत 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग यानी नीति आयोग का गठन योजना आयोग की जगह किया गया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आम आदमी पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को पंजाब में पार्टी संयोजक के पद से हटा दिया है। पार्टी सांसद भगवत मान ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुच्चा सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति बनाने का फैसला हुआ। इसमें जरनैल सिंह और जसबीर सिंह को रखा गया है। भगवत मान ने कहा कि समिति सुच्चा सिंह को भी अपना पक्ष रखने का मौका देगी। इससे पहले सुच्चा सिंह ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ नेता उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक स्टिंग सामने आया था जिसमें कथित रूप से सुच्चा सिंह छोटेपुर को पैसे लेते हुए दिखाया गया है। सरदार जरनैल सिंह और श्री जसवीर सिंह बीर जी की जो कमेटी बनी है, ये सभी को बुलाएंगे। हमारे पास और भी अभी ईमेल्स आ रही हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो सभी अपना पक्ष रखें। सुच्चा सिंह छोटेपुर जी को भी बुलाया जाएगा, वो भी अपना पक्ष रखें और उसके बाद फिर जो समिति जो फैसला करेगी उसके बाद इस बात पे निर्णय। अगे पार्टी ते इल्जाम लगदा सी ते पार्टी वाले उन्हें डिफेंड करते सी। हुण पार्टी मैनूं फसा रही है ते जिहड़े मेरे विरोधी सी वो मैनूं डिफेंड कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में सरकार ने कल ये माना कि उन्हें कैग रिपोर्ट 24 अगस्त को मिल चुकी है। सरकार ने नेता विपक्ष पर रिपोर्ट को लीक करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के लीक होने के मामले में अध्यक्ष ने विजेंद्र गुप्ता पर कार्रवाई कर मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा है। दिल्ली विधानसभा के 4 दिवसीय सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने सीएजी की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि रिपोर्ट में सरकारी विज्ञापनों के घोटालों का जिक्र है, इसलिए सरकार उसे सदन पटल पर नहीं रख रही है। सरकार ने पलटवार करते हुए पूछा कि रिपोर्ट पटल पर रखने से पहले विपक्ष तक कैसे पहुंची। रिपोर्ट लीक होना सदन का मसला है, सदन उस पर तय करेगा क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये रिपोर्ट सीएजी के पास थी, एलजी साहब के पास थी और फाइनेंस सेक्रेटरी के पास उन्होंने भेजी थी। उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए कह के भेजी थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएजी रिपोर्ट मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि 526 करोड़ रुपए के विज्ञापन बजट के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन विज्ञापन पर कुल खर्च करीब महज 74 करोड़ रुपए ही हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुल 80 करोड़ खर्च में से 6 करोड़ रुपए बचाए हैं। बुधवार को नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर रिपोर्ट छुपाने का आरोप लगाया था। देखिए, भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये आम आदमी पार्टी की एक साजिश है। मंत्री जी से जब मैंने ये पूछा कि जिस समय आपने रिपोर्ट दी बताइए कि सरकार के पास उस समय रिपोर्ट थी कि नहीं थी, तो मंत्री ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब साफ है, सरकार के पास रिपोर्ट थी, सरकार ने सदन को गुमराह किया। सीएजी ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि जहां सरकार को विज्ञापनों में दिल्ली सरकार लिखना था, वहां उन्होंने आपकी सरकार या केजरीवाल सरकार लिखा है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। अनु दीवान के साथ सोनू कुमार, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
कलम गवाह है में इस बार देखिए जाने माने शिक्षाविद, लेखक और वरिष्ठ संपादक एमडी नलपत से बातचीत का दूसरा भाग। ये जो 26/11 जो था, 4 दिन के बाद मैं लिख लिया ये पूरा का पूरा ISI का एक ऑपरेशन है। चिदम्बरम 6 महीने के बाद भी बोलता है ये हमको एविडेंस नहीं है, ISI है। तो ये गलत है, ये तरीका जो एक पुस्तक को बैन करता, पुस्तक को बर्न करता, गलत तरीका है कि लोगों को कहना कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। दिस इंटरनेट एज इज द एज ऑफ फ्रीडम। कलम गवाह है श्रेष्ठ संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष में बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने जनता से 30 सितंबर तक सुझाव देने के लिए कहा है। सरकार की तरफ से माई गवर्नमेंट वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई है। इसमें ये कहा गया है कि वित्त वर्ष के बदलाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के कई तरह के तर्क हैं। नए वित्त वर्ष की व्यावहारिकता की जांच के लिए सरकार पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है। ये समिति दिसंबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मौजूदा प्रणाली में सरकार और देश की ज्यादातर कंपनियां 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्त वर्ष का अनुपालन करती हैं। सरकार को इस बदलाव के बाद बजट प्रक्रिया और नकदी प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अब कम दरों पर कर्ज मिल सकेगा। इस बारे में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक 7% सालाना ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक सभी महिला स्वयं सहायता समूह 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज सहायता की हकदार होंगे। महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल में हो रही मिलावट पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को कोर्ट ने पूछा कि मिलावट रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अब तक क्या उपाय किए गए। सरकार को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पेट्रोलियम मंत्रालय को ऐसे मामलों पर ध्यान देने और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। दरअसल केरोसिन के सस्ता होने की वजह से कई बार इसे पेट्रोल और डीजल में मिलाने के मामले सामने आते हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। कोर्ट ने सरकार को ऐसी तकनीक तैयार करने के लिए भी कहा है जिसके इस्तेमाल से गाड़ियों में मिलावटी ईंधन नहीं भरा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। बच्चों को वापस दिलाने के मुद्दे पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुलिस और हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा की रहने वाली इशरत जहां ने अपनी याचिका में ये बताया कि उसके पति ने दुबई से ही फोन पर तलाक दे दिया और बच्चों को जबरन अपने पास रख लिया। अदालत ने मामले को ट्रिपल तलाक से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ भी जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर को ट्रिपल तलाक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करेगा। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट पे पूरी उम्मीद रखे हुए हैं और हम लोगों को इतनी उम्मीद है, जस्ट होप कि सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देगा वो इसके पक्ष में होगा और ऐसी लाखों महिलाएं हैं जिनको रिलीफ मिलेगा। मुझे इंसाफ चाहिए, बच्चे चाहिए और मेरा स्त्री धन चाहिए जो मतलब फोन पे तलाक दिया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, उसके लिए इंसाफ चाहिए। जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य को देशद्रोह के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तीनों छात्रों को देश विरोधी नारेबाजी से जुड़े मामले में नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों ने जांच में पूरा सहयोग किया है, लिहाजा उन्हें राहत नहीं देने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने 17 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सत्र अदालत जाने की सलाह दी थी। हाई कोर्ट ने 2 मार्च को उन्हें 6 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 1 सितंबर को समाप्त हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 149 हो गई है, जबकि 32 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 29 जिलों के 8 लाख लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ की हालत की समीक्षा की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 12 जिलों के करीब
32 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 4 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा है। 2 लाख लोगों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। गंगा, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, घाघरा और कोसी नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में जानवरों को चारा मुहैया कराना बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिक्कत को यह बा कि बूढ़ा में हम पे बूढ़ी रहा है। हमारा के घर में इतना पानी हो गया, चलिए हमारा का घर बूढ़ा था एकदम से बीच धारा में है। वहाँ से हम बचे 12-2 बजे धुंधरुक के 3 बजे यहाँ आवा है, बूढ़ा भीजा था घर में पानी बूढ़ गया बा, तब भी हमारा के कोनो व्यवस्था यहाँ गाँव में नहीं हो रहा बा। उत्तर प्रदेश में 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव और शहरी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर और चंदौली में अब भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से मिर्जापुर से बिहार, झारखंड की ओर जाने वाला राजमार्ग बाधित है। वहीं इलाहाबाद में हेलीकॉप्टरों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में बाढ़ की स्थिति और राहत उपायों की समीक्षा की गई। वहाँ पर परेशानी में है, सबको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया है। अब उनके सब चीज की व्यवस्था के लिए हमने आदेश दिया है। कहीं पर भी अधिकारी लापरवाही करेगा उससे के खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, वो दंडित होंगे। हालांकि बाढ़ पीड़ित लोग प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। एक आध 2 आदमी कोई मिला सड़क पर, पूछा क्या पोजीशन है, हाँ ठीक है, भेज रहे हैं सहायता, सलाई, माचिस, रोशन, अरे दाना पानी नाम मात्र से कागज पे भेज दिए। लेकिन यहाँ तक किसी आदमी से पूछा जाए, किसी के पास कोई एक दाना न दाना खाने के लिए गया, न सलाई, माचिस, कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मालदा में बाढ़ से भारी तबाही मची है। लोग घर बार छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। गुजरात में भारी बारिश से मेहसाणा में बाढ़ के हालात हैं। जगह जगह पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला के रामपुर इलाके में भी गुरुवार को देर रात बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग एक ही परिवार के थे। अचानक आए सैलाब की वजह से नरेन पंचायत के तहत वाल्दी गांव की सड़क भी बह गई। बादल फटने से कई किसान के सेब के बागान को भी नुकसान पहुंचा। राहत की खबर यह है कि इस हादसे में एक 12 साल के बच्चे को बचा लिया गया। फ्रांस की शीर्ष अदालत ने विवादित स्विमसूट बुर्किनी पर से प्रतिबंध फिलहाल हटा दिया है। कोर्ट ने लीग ऑफ ह्यूमन राइट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिबंध को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक मुस्लिम महिलाओं को बुर्किनी पहनने की इजाजत दी गई है। दरअसल हाल ही में फ्रांस के तटीय शहर विलेन्यू में पूरे जिस्म को ढकने वाले बुर्किनी पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। इसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई। अमेरिका और रूस के बीच सीरिया संकट पर जिनेवा में हुई बातचीत बेनतीजा रही। दोनों देशों ने अलेप्पो शहर में 48 घंटे के संघर्ष विराम और आईएस के खिलाफ सैन्य सहयोग पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा कि दोनों देशों के विशेषज्ञ इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। जॉन केरी ने कहा कि हम सीरिया के अवाम के हित में कोई टिकाऊ समझौता करना चाहते हैं। सीरिया 2011 से आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। We don't want to have a deal for the sake of a deal. We want to have something done that is effective and that works for the people of Syria, that makes the region more stable and secure, and that brings us to the table here in Geneva to find a political solution. केंद्र सरकार ने अगले 3 ओलंपिक खेलों की कार्य योजना तैयार करने के लिए टास्क फोर्स यानी कि कार्यबल गठित करने का फैसला किया है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। टास्क फोर्स 2020, 2024 और 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की प्रभावशाली भागीदारी के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार करेगा। टास्क फोर्स में सांसदों के साथ ही बाहरी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। ये टास्क फोर्स खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और दूसरे संबंधित मुद्दों पर संपूर्ण रणनीति तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका गठन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। रियो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था।
100 से ज्यादा खिलाड़ियों के बावजूद भारत के खाते में सिर्फ 2 पदक आए थे। एक भी पुरुष खिलाड़ी पदक लाने में कामयाब नहीं हो सका। और हिंदी फिल्मों में दर्द भरे गीतों का जिक्र जब भी होता है, जहन में मुकेश की आवाज अपने आप गूंजने लगती है। करीब 4 दशकों तक दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले मुकेश चंद्र माथुर की आज पुण्यतिथि है। आइए उनकी आवाज के सुरीले सफर के जरिए याद करते हैं मुकेश को। फिल्म पहली नजर में मुकेश के गाए इस गीत को जब सुर सम्राट के.एल. सहगल ने सुना तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई और उनके गाए गीत को इतनी खूबसूरती से अपनी आवाज दे सकता है जो लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाए। कहे अगर जीवन भर अद्भुत अदा और बेहतरीन अंदाज के गाए दोनों के गीतों को ज्यादातर दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल। लेकिन उनकी असली जोड़ी बनी राज कपूर के साथ। आवारा, श्री 420, छलिया से लेकर तीसरी कसम, मेरा नाम जोकर और कल आज और कल जैसी फिल्मों में राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के पूरक बन गए। मुकेश के साथ संगीत की प्रतिस्पर्धा में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मन्ना डे जैसे मंझे हुए कलाकार थे। लेकिन जब गीतों के एक खास मूड की जरूरत होती है तो मुकेश को ही याद किया जाता है। 1974 में उन्हें फिल्म रजनीगंधा के इस गाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ। मुकेश साहब आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज भी दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के गानों के बिना अधूरी है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोई जब तुम्हारा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सितंबर के पहले हफ्ते में कश्मीर जा सकता है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री से आज मिलेंगी महबूबा मुफ्ती। पुलवामा में ताजा हिंसा के बाद कई इलाकों में फिर से लगा कर्फ्यू। नवंबर में इस्लामाबाद में होगा सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन। नवाज शरीफ ने मोदी समेत सभी नेताओं को भेजा न्योता। भारत का आतंकवाद को मुख्य मुद्दा बनाने पर जोर। केंद्र सरकार के वित्त वर्ष में बदलाव की तैयारी। जनता से 30 सितंबर तक मांगे सुझाव। वित्त मंत्रालय की कमेटी कर रही है व्यावहारिकता की जांच। पेट्रोल डीजल में मिलावट पर सख्त। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। पेट्रोलियम मंत्रालय को मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश। बिहार में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। बीते 24 घंटे में 14 की मौत। राहत शिविरों में महामारी का खतरा। 4 लाख लोग पलायन को मजबूर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।